the issues or the problems within just this industry. मैकडोनल्ड्स की सर्टिफिकेशंस लेना, पोल्ट्री इंडस्ट्री का प्लेयर से कि यार ये लोग तो इतना डिटेल में जाते हैं, मैं क्यों जाऊँ हर। और पहले साल हमने भी बाय द वे सोचा यार व्हाट इज दिस, बट देन वी रियलाइज यार नहीं, उसकी वजह से मैं दुबई में भी दे सक रहा हूँ, मैं कतर में भी दे सक रहा हूँ, एंड मैं किसी थर्ड पार्टी को जाके बोलता हूँ मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, ओके वी डिडंट नो कि पाकिस्तान की पोल्ट्री फार्म ये सर्टिफिकेशन भी ले सकता है। साहब बताते हैं यार इम्प्रूव तो दूर की बात, पहले मुझे ये तो पता हो कि मेरे सूबे के अंदर कितनी गाय कितनी भैंसें कहाँ पे लोकेट करती हैं। अगर वो होंगी तब जाके हम पॉलिसी बना पाएंगे, बगैर ऐसी पॉलिसी क्या होती है हमारी। एंड बाय द वे एक और चीज़ जो हमारी कंपेटिटिव एज है पाकिस्तान का, वो ये कि हम आपको 5 दिन में सप्लाई कर देंगे। आप यूक्रेन से मंगवा रहे हैं तो 45 दिन 45 डेज लगेंगे, और प्रोडक्ट दैट इज 90 डेज शेल्फ लाइफ, हाफ ऑफ द शेल्फ लाइफ इज गॉन फॉर योर प्रोडक्ट जिसको आप मेरे सामने रख रहे हैं। एक्सपो होती है दुबई में गल्फ फूड के नाम से, 3 साल से मैं जा रहा हूँ, अभी तक मैं पूरी एक्सपो को नहीं विजिट कर सका, इतना वो बड़ा मैसिव स्केल पे। आप वहाँ पे जाएंगे मीट के सेक्शन में या ऐसी आइटम के सेक्शन में दैट यू वुड एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी कोई तो आपको नजर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील वहाँ ला के मीट, ऑल दोज आइटम्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी देयर फ्रॉम पाकिस्तान आर नॉट देयर। तो जनरली परसेप्शन है क्या बाहर के लोगों का, मिडिल ईस्ट के लोगों का, सी क्वालिटी माल पाकिस्तान में आएगा, बी क्वालिटी थाईलैंड वगैरह में जाएगा, और जो ए क्वालिटी है आपका यूरोप या फिर यूएस में जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यू आर राइट, विच इज कि पाकिस्तानी परसेप्शन इज लाइक वी थिंक इट इज। लोग कहते हैं 1 महीने की मुर्गी इंजेक्शन लगा के बड़ी कर देते हैं, वो मिथ है बेसिकली, होता है, अच्छा, लोग की प्रैक्टिस है, वो है बिल्कुल। दैट इज द ब्रॉयलर मुर्गी, राइट? फॉर द लेट्स से इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एनी फार्मर वुड वांट कि मैं कम से कम खिलाऊं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर लूं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा महंगा बेच सकूं। Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast, and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, आज की पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं ई कॉमर्स के स्टार्टअप या फिर टेक के स्टार्टअप, लेकिन जो चीज़ें बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस होती हैं जो कि 10-15 साल पहले यूज़ टू बी टॉक ऑफ टाउन के यार कारोबार हमने करना है, शायद गाड़ियों का हो या फिर मुर्गियों को, अंडों को, हर टेबल पे हर चाय के कोयटा कैफ़े के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर पोल्ट्री सेक्टर को समझेंगे, एंड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेक्ट्रम वी हैव इन्वाइटेड अ वेरी टैलेंटेड एंड डायनेमिक पर्सन, जनाब हमाद खान साहब, who happens to be head of operation at Wahadat Farm. Sir, thank you so much for your time. Thank you for having me जी। हम ये देखते हैं यार, हम मार्केट जाते हैं, अंडे हर घर की ज़रूरत है, सुबह नाश्ते में अंडे, पराठे, अंडे तो अब हर चीज़ में डल रहे हैं, ठीक है। 2 किस्म के अंडे होते हैं, एक होता है नॉर्मल सिंपल पड़े होते हैं, एक होता है यार स्टेम्प वाले बॉक्सिंग के अंदर। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंट हो सकता है, मतलब हम क्यों लें वो? बिल्कुल, आई थिंक गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो आपको कन्वेंशनल अंडा नॉर्मली पाकिस्तान में मिल रहा है, there are a lot of issues with it, right? And obviously I would, people would think that I would like to point out those issues, but they are there, right? First of all is what kind of nutrients are there in that egg, right? क्या वो nutrients हैं जो अंडे में होने चाहिए? क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं है? We have not, got into that detail in, at least from government perspective also probably. कि let's say salmonella is a let's say problem जो अच्छी भली rampant है within the पाकिस्तानी poultry industry। तो यानी अगर आपका खा के अंडा कभी पेट खराब हो गया है, there is a chance कि there was salmonella bacteria in that egg that you ate and you ended up having that issue. So and that starts with the practices that our farmers are following in a lot of cases. I'm not saying all of them are like this, but in a lot of cases, जिसके अंदर वो feed in a lot of cases is toxic. मरी हुई चिकन को प्रोसेस करें और वापस खिला दें चिकन को. Then there is fish meal and which is also toxic in a lot of ways. Then antibiotics साथ बहुत ज़्यादा rampantly दी जा रही हैं, which means कि एक साइड पे टॉक्सिक फीड दी जा रही है टू लोअर द कॉस्ट, दूसरी साइड पे एंटीबायोटिक दी जा रही है, सो इट डबल्स द प्रॉब्लम, राइट? और एंटीबायोटिक क्यों दी जा रही है? ताकि जो अब टॉक्सिक फीड दी है उसकी जो डिजीज़ या उसकी वजह से जो चिकन ने बीमार हो जाना है वो ना हो, ठीक है, राइट? सो अब ये चीज़ें करने की वजह से इमेजिन कि वो अंडे में आ गई हैं, टॉक्सिक फीड के इम्पैक्ट भी आ गया उस अंडे में, और ओवर एंड अबव दैट एंटीबायोटिक भी आ गई अंडे में। और नॉर्मली अगर ये इस तरह का अगर आप अंडा कंज्यूम कर रहे हो तो कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप महरूम हो सकते हैं, मतलब अगर आप बता रहे हैं नॉर्मली जो इन चीज़ों से बीमारियों से फेड अवे हो जाएं?
ओके, सो वन बाय वन अगर चलें, अगेन आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो शायद इतनी डिटेल में ना जा सकूं, बट लेट्स से एंटीबायोटिक्स ही स्टार्ट करते हैं. लाइक व्हेन यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट you needing it, so your body's ability to fight disease in the future reduces. So that's a problem. यानी अगर आप कह रहे थे कि मैं एंटीबायोटिक, जब मैं बीमार हूँ एंटीबायोटिक खा रहा हूँ असर नहीं हो रहा, उसकी वजह ये एक हद तक ये भी है कि आप अपनी रेगुलर फूड में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं. दैट इज और वाई आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, जब नया आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो इम्पैक्ट ही नहीं करती. एग्जैक्टली, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? And but then again a lot of other let's say issues that come with taking this. Another being कि क्या आपके let's say अगर हम बात करें एक लिस्ट होती है which is standard मिल भी जाती है, US में भी है generally कि what are the nutrients that are part of a healthy egg. Okay, so basically the point is कि there's this list of nutrients that are supposed to be in the egg. अगर आप उसको पाकिस्तानी एग को कंपेयर करें तो उसमें से बहुत हद तक बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, राइट? अगेन देन टॉकिंग अबाउट फोर्टिफिकेशन ऑफ एन एग, राइट? दैट्स अनदर सब्जेक्ट, प्रॉब्ली आप वी कैन डिस्कस अबाउट इट लेटर. एग्जांपल बीइंग कि उसको एनरिच कर सकें आप उन न्यूट्रिएंट्स से जो जनरली मासेस में डेफिशिएंसी है. फॉर एग्जांपल विटामिन डी. देयर आज हमारी जनरेशन है ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, घरों में रहती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जनरली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? अब उसको डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए इफ़ यू गो टू द वेस्ट या एनी डेवलप्ड कंट्री, वो क्या है कि जी इसको रिड्यूस करने के लिए अंडों में विटामिन डी एनरिचमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ डन रेगुलरली, ठीक है? पाकिस्तान में भी तो किया जा सकता है. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एक्चुअली इन वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, सो टू स्पीक, जिसमें हमने विटामिन डी को एनरिच किया. एंड द पॉइंट इज़ द विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी उसको अंडे खाने से आपकी पूरी हो रही है. मतलब नॉर्मली एक तो होता है कि अंडे के जो भी आपके एसेंशियल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, आप उसको तो इंटेक्ट कर रहे हो, इसके टॉप पे आप बाकी चीज़ें भी ऐड कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. तो दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, जो पोल्ट्री फार्म का होता है, जो मैं आइडिया समझा मैंने. एब्सोल्युटली. अच्छा, नॉर्मली हम ये भी देखते होते हैं यार, जो एक नॉर्मल जो मैसेज के अंदर बात की जाती है यार, ये तो 20 दिन की मुर्गी है, वो चल नहीं सकती, वो खाएगा उसका अंडा क्या होगा. तो वो उस पॉइंट से उस व्यू से बताएं कि नॉर्मली जो चिकन मुर्गी का होता है वो स्पैन लाइफ साइकिल कितना होता है, कब से जाके नॉर्मली वो एक हेल्दी एग हैच कर सकती है और कितनी एज तक वो कर सकती है. मतलब कुछ तो लाइफ साइकिल होगा उसका, 3 साल 4 साल. ओके, सो आई थिंक बेसिक्स जो है ना वही रहते हैं जो इवन ह्यूमंस में रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट. बट वन बाय वन चलते हैं. पहले लाइफ साइकिल की जो आपका क्वेश्चन था उसका मैं आंसर करता हूँ. यूजुअली 2 years इज द लाइफ that on average you should get for a chicken, an egg laying chicken, ठीक है, right? जिसके अंदर से जो शुरू के 4 से 5 महीने होते हैं, we call it the rearing period, जिसमें they are not laying eggs but you are providing them feed and making them grow, and so that during the productive life they are healthy and they can produce eggs. ठीक है? अगर उसमें आप somehow deficiency create कर देते हैं, vaccinations पूरी नहीं करते, during the life आपको इश्यूज आएंगे. वही जो ह्यूमंस में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप फलां लेट्स से मीजल्स की वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, आपको बचपन में नहीं कराई तो आपको बाद में पॉसिबल है. इसी तरह से इनफैक्ट अब कोविड की भी इसी तरह से है कि जी वैक्सीनेशन नहीं कराई तो चांसेस हैं कि बाद में यू कैन गेट दैट कोविड. सो चिकन में भी ऐसा ही है. तो the first 4 months of the chicken's life is very crucial. If you are able to bring it up, raise it in a way that is healthy, it'll give you good results in the next, let's say, 1 year, 1.5 year, 2 years, right? So this is where all the और बाकी वो मिथ हो कि जो लोग कहते हैं 1 महीने की मुर्गी इंजेक्शन लगा लगा के बड़ी कर देते हैं, वो मिथ है बेसिकली, होता है, अच्छा, लोग ये प्रैक्टिस है. वो है बिल्कुल. अगेन दैट इज द ब्रॉयलर मुर्गी, राइट? वी आर the chicken laying, egg laying chicken we have, this is called the layer chicken, then the broiler chicken जिसकी आप बात कर रहे हैं. yes, there is that problem where आप उसको obviously for the let's say economics point of view any farmer would want कि मैं कम से कम खिलाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर लूं और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बेच सकूं. सो वो इंसेंटिव्स ऐसे सेट हुए हैं एक फार्मर के, दे यस जिनको शॉर्टकट्स लेना होगा वो लेंगे फिर. And these things are in a lot of ways true. That's the point. So, but yes, again, when it comes to good practices,
then and you're following those practices, then a lot of good things happen. What happens, right? वही हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स अगर हम रिमूव कर देते हैं उसमें से फीड में से, what happens is कि एक्चुअली योर क्या नाम है, ओके लेट्स टेक वन स्टेप बैक. टॉक्सिक फीड ख़त्म कर देते हैं, राइट? टॉक्सिक फीड ख़त्म करने का मतलब फार्मर को ये लगता है कि जी कॉस्ट बढ़ा दी. यस कॉस्ट बढ़ गई होगी शायद, बट ओवर द लाइफ ऑफ द बर्ड एक्चुअली यू हैव रिड्यूस द कॉस्ट. वाई? क्योंकि अब नंबर वन उसको एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. Number two, the productivity of that chicken has increased, right? So this is where you're saving. Then the third thing is the life of the chicken increases, right? ऐसे ही जैसे किसी बंदे ने healthy life गुजारी है तो probably he'll end up living, or she will end up living longer, right? वही चीज़ इस पे भी apply हो रही है. So and this is where we get that edge. These three things happen, right? Cost ऊपर ज़रूर चलेगी at the beginning when you gave the chicken a feed that was toxic free, but then what you ended up saving was antibiotics की cost. You ended up increasing the productivity, meaning कि input cost वही रही but ज़्यादा अंडे मिल गए आपको. ठीक है. अगर आपकी जो आप बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन आपने किया, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा आउटकम हवाले से मुझे बता सकें, वो मुर्गी जिसको एंटीबायोटिक लगा के टॉक्सिक फीड खिला के शायद उसका लाइफ स्पैन कम होगा, शायद उसके जो अंडे की जो है जितने भी अंडे प्रोड्यूस किए वो कम होंगे, और जो आप वाली मुर्गी है जिसको आप अच्छे से फीड दे रहे हो, बाकी जो ख्याल कर रहे हो, तो वो ज़्यादा देंगे. तो नॉर्मली कितने डिफरेंस आ जाते हैं अंडों के अंदर, क्योंकि एक मुर्गी जो है अपनी लाइफ में कितने बेसिक प्रोड्यूस अंडे हैच कर सकती है? Alright, so again, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इकोनॉमिक्स में आना है, क्योंकि लोग यही करते हैं कि यार शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म को खो देते हैं. यही एग्जैक्टली यही जो प्रॉब्लम शायद हमारे ओवरऑल पाकिस्तान का है. आई थिंक वो हमारे केस में यानी पोल्ट्री केस में बिल्कुल अप्लाई होता है. सो पीपल आर थिंकिंग शॉर्ट टर्म. इफ यू थिंक इन लॉन्ग टर्म बेसिस there are a lot of benefits. And now come to your answer to your question. Let's talk about it in productivity sense, percentages wise, right? If I have a flock of, let's say, just as an example, 1,000 birds, 1,000 chicken, right? Yeah, let's make that 100 just for simplicity's sake. ये 100 chicken on average should produce, let's say, 80% eggs. यानी कि over the life of the chicken, on average वो 100 जो मुर्गियाँ हैं वो 80 eggs दे रही हैं daily. ठीक है. Right? This is the average. If I were to not follow the practices जो standards हैं, this 80 can turn into 70, that can turn into 60. ठीक है. बहुत दफ़ा मुझे लोग मिलते हैं कि जी मैंने अपने उसमें गांव में छोटा सा फार्म बनाया हुआ है और उसकी प्रोडक्टिविटी 50% है, 60% है. ठीक है. Yes, there's a lot of other things like the breed that they have kept and all of that. बट उसको ज़रा बात को अभी साइड में रखते हुए, वन ऑफ द रीजंस इज़ क्या उसकी वो प्रोटोकॉल्स या लेट्स से स्टैंडर्ड्स नहीं रखे जा रहे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. अगर वो रखे जाते हैं तो ये 60 की जगह 70 हो जाएगी, 70 की जगह 80 पहुंच जाएगी. इमेजिन कि कॉस्ट वही है, 70 से 80% आपने बढ़ा दिया तो 10% ज़्यादा मार्जिन आप अपने पास घर में लेके जा रहे हैं अल्टीमेटली. और नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएंगे. जो 2 साल रहे थे वो 2.5 साल मुर्गी रहेगी. एब्सोल्युटली राइट. सो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज. तो इसकी इकोनॉमिक्स आप देखें तो बहुत, यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या नंबर्स एंड व्हाई डोंट पीपल थिंक अबाउट इट दिस वे. विच इज़ कि लाइफ कितनी, अगर मैं 20% लाइफ बढ़ा गया हूँ एंड ओवर द लाइफ ऑफ आर लेट्स से फार्म्स विच इज़ नाउ 16-17 ईयर्स, अगर मैं लाइफ हर फ्लॉक की बढ़ाता जा रहा हूँ तो मैं मेरी जो इनिशियल 4 months की रेयरिंग की कॉस्ट है वो मेरे सॉर्ट ऑफ स्प्रेड आउट ज़्यादा हो गई है. राइट. बिल्कुल, आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा है. अच्छा बाकी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें, जिस अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी है जो कि बस 70-60 मतलब ऑन एवरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडे. ठीक है. अब ऑब्वियसली उनकी जो मार्केट होगी ओपन मार्केट होगी, लेकिन आप लोग बड़ा आप विटामिन भी ऐड कर रहे हैं, बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर रहे हैं, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव? अभी क्या अवेयरनेस है लोगों के अंदर इसके अंदर लेके? आई थिंक दिस इज़ अ story of our company actually. My father started this back in 2007, or he did a lot of research and he ended up setting up these fully controlled automated sheds, probably the first ones in Pakistan to do it. This is a debatable point by the way, but yes, we were at least one of the first ones. जब सेटअप किए
और इतना अंडा जब प्रोड्यूस हुआ वी थॉट कि यार हम लोग वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो हमने बाहर सुनी और पढ़ी और कंसल्टेंट्स बाहर के से मशवरा किया एंड दिस इज दीज आर द प्रैक्टिसेस वी हैव डन. बट उसका हमें कोई तो वो मिले ना, रिटर्न भी मिले. इफ़ यू गोइंग टू सेल इट टू लेट्स से ट्रेडर, वो तो इसको एक नॉर्मल अंडे की तौर पे आगे बेच देगा और बेच भी रहा था. वी रियलाइज कि नहीं, वी हैव टू go directly to the people who will value this, which were the end consumers and who would probably understand the quality of that we of our product. So हमने उसको पैकेट में डाला अंडे को और पहुंच गए मार्केट में. Even in the beginning I remember me doing it myself, going to a shop and saying यार प्लीज़ रख लो अंडा. तो वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस, यानी कि एक खुला अंडा है, बस अंडा होता है, तुम कहाँ आप लोग आ गए हैं, आप बड़े सूटेड वूटेड हैं, लेकिन बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज़ वेयर वी वर in 2007. But I think the credit goes to my father who was very persistent and कि नहीं यार वैल्यू हमें मिलेगी एंड कस्टमर की से ही, and let's try, keep trying. So he ended, we very in beginning, in the first year में we ended up setting up our let's say distribution center in Karachi, in Lahore, in Islamabad, right, in 3 places. And we said let's go to, let's say in Karachi में जाएं तो उस ज़माने में आगाज़ सुपरमार्केट बड़ा पॉपुलर, बड़ा हाई एंड कंसिडर होता था. वहाँ जाके भी बड़े मुश्किल से माई फादर ही हैड टू गो हिमसेल्फ टू कन्विंस देम कि यार आगाज़ प्लीज़ हमारा ये बड़े मेहनत से अंडा रखा है, इसको रख लें. This is where we were in 2007. Then slowly and gradually, again, a lot of that, credit also goes to the fact that these big shops or retail outlets were opening up at that time, like, Metro and Carrefour. And so, udhar unko zara aasan tha kyunki purchases were people who were, more, let's say, educated, और उनको हमने बोला कि रख लें, उन्होंने रख लिया. And then, without spending, like, probably not even 1 rupee on marketing, we got that pull from the market, which was, in अंडा ख़त्म होना शुरू हुआ शेल्फ पे, रीऑर्डर्स आने शुरू हुए, and आहिस्ता आहिस्ता it took off on its own. And I think the reason was basically the customers realizing that they are getting a product that they can rely on. And we are, over the last, let's say, 16-17 years, we've tried to maintain those standards that we started with. अच्छा, ये तो आपका एक हो गया ना, पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है. अगर पाकिस्तान की बात करें, शायद आपके एजुकेटेड लोग काफ़ी कम हैं जो कि, और साथ में जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो वो परचेज़ करेंगे. अगर आपका यहाँ पे बिज़नेस आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आपने स्केल करना है, एक और फैक्ट्री या प्लांट आप डाल दें, जो भी आपका शेड है, ठीक है, लेकिन लोग कम हैं, तो अल्टीमेटली आपका कहाँ पे एक्सपेंड करोगे इसके बाद जाके? एक तो तरीका ये लोगों को अवेयरनेस लेके आओ, जो कि बड़ी कंपनीज लेके आ रही हैं, गुड कैलोरीज, बैड कैलोरीज, लेकिन आपके शायद वो मसल्स नहीं होंगे, टाइम लगेगा, तो अल्टीमेटली आप कहाँ पे स्केलेबल कर सकते हो? Yeah, I think a good question. If you look at any product over the last, let's say, 2-3 decades that have become part of, let's say, a formal industry. जब मैं छोटा था तो हम लोग, हमारे ज़माने में दूध, मिल्क उस, let's say, उस कैटेगरी में था, वेयर हम लोग ऐड देखते थे कि जी टेट्रा पैक का भी ऐड होता था, मिल्क पैक और हलीब कि जी डब्बे वाला दूध ही अच्छा है, राइट. और दिस वाज दिस ट्रांजिशन दैट वाज हैपनिंग कि गवाले की दूध की जगह पैकेज्ड फॉर्म ऑफ दूध इज गुड, राइट. एंड दैट इज समथिंग दैट वी ऑल ऑफ अस नो कि yes, penetration into the market of packaged milk is much higher compared to packaged eggs, that's for sure. But egg is also going through that transition, which is कि लोग आहिस्ता आहिस्ता realize कर रहे हैं. And I think COVID also played a role, some bit of role in it, which was कि यार मैं जो भी चीज़ ले रहा हूँ उसको कुछ समझ तो लूँ, क्या खाने लगा हूँ मैं, ठीक है. And again, there are a lot of benefits that go with having a good egg, right, which we can go into detail later. But to answer your question, कि एक limited market है इसकी, right? Yes, there is a limited market, there is no doubt about it, but it's a growing market. Why? Because पहले अगर कोई top 1% में fall करता था earnings में, वो शायद अंडा लेता था. अब शायद top 2% भी ले रहे हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसमें let's say penetration बढ़ती जा रही है. And
I think with time it will increase further. So to answer your question, yes, this is a process that is going on. Growth is happening locally, but I think let's say the potential right now that we see, not only for our company but generally for, I would say, the agriculture sector or even the poultry sector, and that also includes now the meat. जनरली ये इवॉल्व हो जाएगा. Okay. So the point I'm trying to get to now is exports, right? And Mike, I think this is a very question, very pertinent question. कि growth अगर locally, तो मुझे नजर आती है there is exponential, by the way, and that's and we can discuss those numbers That has later. to happen, लेकिन बाद में होने वो. अच्छा I'd kind of say कि नहीं, ऐसा नहीं है, हो रहा है, and यानी growth नज़र भी आ रही है हमें. In fact, I have to be honest with you, we are unable to meet our local demand, by the way. This is where we are at the moment. For example, if you go to any big store right now and ask them कि यार ये farm fresh का अंडा कैसा है आपका, कैसी वो है, और कोई complaints तो नहीं है, वो सबसे पहले बोलेंगे ये अंडा इनके पास short पड़ रहा है आजकल. So, and the reason is, our capacity is not keeping up with the demand that we are getting. So that is this constraint. But for me, I think ये constraint is a good problem to have, and that is solvable, right? सबको मिले ये प्रॉब्लम. Gosh. So this is a problem that we are working on. We are actually want to expand, and we are very close to doing that, by the way. So we will probably increase our production capacity and try to meet the local demand. अच्छा, एक्सपोर्ट्स में से पहले ना हम B2C की तो बात करी लोकली. B2B के अंदर कैसा रिस्पॉन्स आपको आता है? लेट्स से कि यार बड़े बड़े होटल्स हैं आपके, मैरियट है, सेरेना है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी नाश्ते होते हैं. KFC ले लो, मैकडोनल्ड्स उठा लो, वहाँ पे भी आपके नाश्ते चल रहे होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे अगर आप लेके जाते हो अंडों को लेके, क्योंकि आई रिमेंबर कि मेरे एक दोस्त के फादर मेरे ख्याल दैया शुगर मिल के ना MD थे, तो वो उनकी जो शुगर है ना वो कोक और पेप्सी लिया करती थी आपस में, ठीक है. बाकी पता नहीं वो शुगर की क्वालिटी होती है. तो सेम विद द अंडे के अंदर जाके आपको कैसा रिस्पांस मिलता है इन B2B के अंदर? Alright, so I think B2B में, just like I said, consciously the company has decided कि फिलहाल we have to maintain a minimal, let's say, footprint in this channel. But वो जो footprint है वो I think बहुत important है. Let's say the clientele that we have in this particular let's say category or channel, उसमें अगर हम नाम लें तो McDonald's is number one, which means कि again this is a whole effort that has gone over the years to achieve this, which is McDonald's, what they do is they come to your premises and say कि यार these are the standards that you have to meet before we can approve you as a supplier and start procuring from you. शुरू में तो शायद बुरा लगता है कि जी वो आके जो चीज़ें सामने रखते हैं, and they're very let's say difficult, so to say, that's the word. उससे अगर आप निकल जाते हैं, वो सर्टिफिकेशन जो या लेट्स से वो जो स्टैंडर्ड्स वो लिखते हैं या आपको बताएं, अब यू मीट देम, they'll come and check and double check, and if you meet those standards they'll start procuring from you. And alhamdulillah, we have done that over the years, and this is for us a proud thing. The fact that we are able to do this differentiates us in a lot of ways from a lot of our competitors. That said, this has also given us a, let's say a mindset which says okay, this is one, let's look at all other certifications that we can get. तो उसमें फिर we've gone into last year BRC certification, फिर FSC उसकी certification जो है food safety की, जो that are required if you want to export into let's say retail in Middle East, right? So again, these certifications have helped us a lot, right? But the starting point was, to be honest, McDonald's coming to our door and saying कि यार ये standards हैं जो आप meet करेंगे तो आपको prove करेंगे. So and that has helped us a lot. मतलब आपके इतने एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं सर्टिफिकेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोकली देख रहे होते हैं, और अंडों के बारे में एक्सपोर्ट का सोचना बड़े कम लोग, अंडे भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं. मतलब अंडा क्या है, छोटी सी कमोडिटी है, उसको क्या एक्सपोर्ट करना है. लेकिन एक एवेन्यूज़ है, आप सर्टिफिकेशन ले लो, आप उसको फॉलो करो, जो भी उनकी वो थ्रेशोल्ड या बिजनेस की प्रैक्टिसेस है आप बाहर कर सकते हो. तो जनरली जब हम देखते हैं जिस तरह से यूक्रेन रशिया की वॉर हुई है, ठीक है, यूक्रेन बहुत बड़ा सप्लायर था वीट का, अंडों का, इन चीज़ों का, तो कितना एक मार्केट के अंदर गैप आया है और कितना पाकिस्तान उसको कर सकता है? All right, so yes, we have taken advantage of let's say the Ukraine war, to be honest. Middle East was a net importer of eggs, it still is, right?
which means के बाहर से procure कर रहे हैं, among other things eggs also. And where is that egg coming from? It used to come mostly from Ukraine, Turkey, and then some other European countries, right? जब यूक्रेन की वॉर हुई तो दैट मीन्स अ मेजर सप्लायर ऑफ एग्स बंद हो गया वहाँ से सप्लाई, and then obviously Turkish producers took over. In our case, we need to understand that like any other food product within Pakistan, we are egg is also let's say we are not cost competitive when it comes to production of eggs. Any egg produced in Ukraine costs, I do not know the exact number, but it's much lower compared to the egg produced in Pakistan, right? So now you're selling that a little bit a little bit expensive egg to a customer जो previously ज़रा सा महंगा सस्ता अंडा खरीद सकता था यूक्रेन से. तो इसकी रीज़न क्या है कि यूक्रेन जो मैसेस में ये चीज़ें उनका स्केलेबल काफ़ी ज़्यादा है, या फिर पाकिस्तान के अंदर बाकी इश्यूज हैं जो कि So again, this is again applicable across the board, to be honest. One by one product उठाते जाएं and you will figure out and you'll understand कि वो product क्यों नहीं export हो रही. मैं specifically food में बात कर रहा हूँ, इतना मेरा experience है let's say बाकी products का नहीं है. Within the food industry, आप जाएं अभी meat की बात करें. Why is Pakistan unable to export meat at the level? Yes, we have started to export, and this is what we are achieving numbers recently when it comes to meat export are good, right? There's no doubt about it, but nowhere close to the let's say scale जो let's say Brazil से है या even Australia से, India से है. India से भी हम पीछे हैं, ठीक है? So the point is क्यों नहीं कर सक रहे हम वो अचीव? You will figure out ultimately वो value chain के अंदर मसले हैं कोई ना कोई. For example, अगर आप बात करें कि जो काउज पाकिस्तान में रेज होती हैं वाइल्ड लाइफ स्टॉक, क्या वो उस क्वालिटी की है जो आपको लेट्स से ब्राज़ील से मिल जाती है? द आंसर इज़ नो. अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट साइज़ उसकी जो मीट की क्वालिटी है वो है ही नहीं वो जो आपको ब्राज़ील से मिल जाएगी, राइट? सो वाई वुड वेंडर सिटिंग इन or let's say a seller sitting in Dubai or Saudi buy meat from Pakistan if they can get a much better and also at a lesser cost from Brazil, right? So अगर हम इस वैल्यू चेन पे काम करें तो the sky is the limit, to be honest. And कुछ barriers recently by the meat industry में रहते हुए क्रॉस भी कर लिए. For example, we have processing slaughterhouses, Al Shahir and Organic Meat and all those big names, Fauji Meat, right? So processes तो खुल गए हैं, लेकिन पीछे जो जानवर हैं या let's say जो cows हैं जो let's say raise होने की ज़रूरत है और बड़े स्केल पे कॉर्पोरेट लेवल पे वो हो ही नहीं रही थी, अब हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. and this is something hopefully in the future will become a good industry for us when it comes to meat export. Same thing applies to eggs, by the way. Eggs में we are not competitive, like I said. And the reason is the input cost is abnormally high. Inputs में क्या आती है, ठीक है, one by one चल पड़ते हैं. Maize आती है. Yes, we actually, to be honest, last year भी और even this year, cost competitiveness की बात करें तो maize की cost is reasonable compared to let's say regional prices. Soybean में आ जाएं, the single major source of protein, cost abnormally high compared to let's say the soybean available in the region, right? Why is that? Again, a debate जो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, but abnormally high cost. ठीक है. And if you go into the reasons why it is so, you'll absolutely, the conclusion would be कि यार ये तो solvable problems हैं, क्यों नहीं करते हम solve? But मैं individually नहीं solve कर सकता, to be honest, with those problems. So this is where probably the industry or the government needs to sit together and figure out. ये तो हमारा फीड के सेक्शन पे आ गया ना. फीड के अंदर हमारी कॉस्ट काफ़ी हाई है पाकिस्तान के कंपेयर टू द अदर रीजनल. अगर हम कंपेयर करें तो बाकी अगर आप सेटअप की बात करें या फिर बाकी आप क्वालिटी ऑफ मीट की बात करें या जो प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर हम कहाँ पे खुद को रेट करते हैं? Okay, अगर क्वालिटी ऑफ एग्स की अगर बात करें, राइट? सो क्वालिटी ऑफ एग्स डेफिनेटली this is where our edge comes, right? Like I said, cost may be a little higher, but then there is a quality ka edge that helps us as a company
sell our eggs abroad, which is obviously, and it starts with feed, by the way. Again, everything comes back to feed. जब antibiotic free रखेंगे आप, this is a huge thing, right? And you can confirm to your supplier that it is so. It helps you, right? Obviously, vegetarian feed certified, या let's say vegetarian feed पे हमारे production होना is again a comparative edge for us, because I shouldn't say none, but very rare is it that any farmer can say that this is completely vegetarian fed पे raised chicken जो eggs दे रही है, right? So this gives us edge. Then, like we talked about just now, certifications, right? We have those, let's say, certifications with us to prove to them that yes, we are meeting those standards जो आप अपने customer को बेचते वक्त दिखा सकते हैं. And so these are the, let's say, the points that are giving us an edge. And honestly, this applies to, I know I'm repeating this, any other industry within Pakistan, at least within the food sector. अच्छा, जनरल नोशन की बात करें, अगर कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान से कोई चीज़ आई है, जनरली ये समझा जाता है कि यार ये लो क्वालिटी की होगी, ठीक है? तो नॉर्मली आपको इस तरह कोई फील हुआ था यार रेजिस्टेंस के पाकिस्तान, जिस तरह चाइना की हम देखते हैं पाकिस्तान में सी क्वालिटी माल पाकिस्तान में आएगा, बी क्वालिटी थाईलैंड वगैरह में जाएगा, और जो ए क्वालिटी है आपका यूरोप या फिर यूएस में जाएगा. तो सेम विद द पाकिस्तानी फूड सेक्टर जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसा शान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, शान फूड्स अब मसाले वगैरह बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जनरली परसेप्शन है क्या बाहर के लोगों का, मिडिल ईस्ट के लोगों का? Unfortunately, you are right, which is कि Pakistani perception is like we think it is. जब भी मैं again, so I've been working in sales when it comes to at least export. So when we go to let's say a major buyer of eggs and tell them and start with saying, hey, I'm such and such person, ज़बरदस्त अपनी प्रोफाइल भी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ. जब बोलता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, एंड ऑब्वियसली बड़ी क्लियरली पता भी चल जाता है पाकिस्तान से, एंड वो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज समथिंग दैट यू डोंट एब्सोल्युटली एज अ पेट्रियट यू वुडंट लाइक दैट, राइट? बट एट द सेम टाइम you have to be persistent and you have to convince them. That means you'll have to make a little more effort than you may have to if you were from some other country. Yes, that's a given. That's where we say, okay guys, ठीक है पाकिस्तान से ज़रूर हैं, but whether you buy it from us or not is a separate topic. I just want to prove to you that we are better than the the other egg that you've just kept in front of me. For example, we went to let's say a vendor and उसने सामने रख दिया कि this is the egg that we want. मैंने सैम्पल्स लेके गए, हमने भी सामने रख दिए, राइट? हमने कहा नाउ वट एवर क्वालिटीज दैट यू हैव मेंशन्ड आर देयर इन योर दिस एग दैट यू हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी. द एग दैट फ्रॉम आवर फार्म्स आर इन दिस वे बेटर देन दिस, ठीक है? एंड बाय द वे, एक और चीज़ जो हमारी कंपेरेटिव एज है पाकिस्तान का, वो ये कि हम आपको 5 दिन में सप्लाई कर देंगे. आप यूक्रेन से मंगवा रहे हैं तो 45 दिन 45 डेज लगेंगे. फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज़ 90 डेज शेल्फ लाइफ, हाफ ऑफ द शेल्फ लाइफ इज़ गॉन फॉर योर प्रोडक्ट जिसको आप मेरे सामने रख रहे हैं. आपको मैं शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट पूरी दे रहा हूँ, ठीक है? वो तो क्वालिटीज़ हैं ही. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज़ कि इट्स हाउ यू पिच टू इट, pitch to that person, and obviously there are a lot of good things that you have to point to them and hope that ultimately you get the results, and alhamdulillah we got the results that we wanted. इसमें एक और बात है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो जनरली पाकिस्तान में हम लोग नेगेटिव बातें बहुत चल रही हैं. आई एम no one denies those problems, they are there, but there are positives too, right? So it comes down to this product also, right? Think about the positive side of things too, and ultimately those positive things will show up, and they are going to help you achieve the results that you want. अच्छा, बैठे बैठे मुझे एक और आइडिया आ गया ना स्टार्टअप के हवाले से. यार वाई नॉट ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो घर में लोकली अपने मुर्गी 100,000 मुर्गी रखी हुई है, और जो आपके क्वालिटी के मुताबिक ये काम क्लेम करती हो, एज अ प्लेटफॉर्म हम जाएं, चेक करें, ठीक है तो उनसे शिपमेंट उठाएं, आगे कलेक्टिवली आगे एक्सपोर्ट करें, उनका भी मार्जिन हो गया, हमारा भी हो गया. ये भी बड़ा अच्छा we have an idea. We have something that actually has a lot of potential, by the way. Whatever you say. So मैं actually इसी तरफ ही आना चाह रहा था. If there is a platform, this is doable and it can bring really good results. अच्छा, खर्चा कितना आएगा अभी बताएं? मतलब 1 मिलियन में 100 मुर्गी का काम शुरू किया जा सकता है? मतलब थोड़ा सा लॉन्ग सस्टेनेबल 6-7 महीनों के लिए किया जा सकता है? तकरीबन एक मुर्गी जो कॉस्ट करेगी ना
अगेन आई माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ, स्केल हमारा डिफरेंट है और एक छोटे फार्म का स्केल डिफरेंट होगा, कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है, बट लेट्स से 2000 की एक चिकन आपको रेड मिल जाएगी जो प्रोडक्शन पे आ गई है आज, राइट? सो 2000 की, ठीक है, 100 मुर्गी का मतलब हो गया 2000 के जी वो सब कर लें 2 लाख 2 रुपए, लाख रुपए ये हो ठीक है? गया। तो 2 लाख रुपए ये हो गया। आपको ऑब्वियसली एक एरिया चाहिए जहाँ पे वो चिकन फेंस्ड एरिया हो ताकि कहीं भाग ना जाएं, हम्म, ठीक है? और जाके लेट्स से मसला पाकिस्तान में होता है ना कि मुर्गी जाती है तो वो हर नालों में भी हम्म, घुस रही है फलां, तो यू हैड द एरिया हैज़ टू बी फेंस्ड, हम्म, राइट? सो दैट यू जहाँ जा रही है, जहाँ से फीड उठा रही है, वो आपके कंट्रोल में, ठीक है। 10,000 राइट? का आपको रेंट पे मिल जाता है, आप अब 12 महीने के 1,20,000 रुपये रखें, 3,20,000 हो गया। फेंसिंग करा लें आप 80,000 रुपये की, बहुत अच्छी करा लें फेंसिंग, और बाकी जो भी उसका जो जिस पे आपकी जो फीड या बाकी जो भी उसकी होती हैं आराम से वो जो साफ भी हो जाए। 4 लाख रुपए ये हो गया, और 4 लाख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और कुछ खर्चा? जी, अगेन उसको आपने फीड कैसे देनी है तो हाँ, उसकी फीड इक्विपमेंट रह गया। चाहिए, पानी कैसे देना है उसकी इक्विपमेंट चाहिए, वगैरह वगैरह। सो अगेन दीज आर थिंग्स जो आई नो मतलब कि अरेंज हो जाती 6-7 हैं। लाख में समझ आ रहा है, आप 1 साल के लिए टेस्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली आप जो रियल एस्टेट में फंसा रहे हो पैसे जाके, जो कि अब डाउन चल रही है, आप व्हाई नॉट ट्राई, बंदा करे। 1 मिलियन पकड़े और अच्छा खासा बफर होगा, साल के लिए आप कर सकते हो। बिल्कुल है। एंड अगेन अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें चैलेंजेस जो आ जाएंगे वही जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर इफ दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड क्रॉस दोज चैलेंजेस, yes, a viable business with a lot of potential. बस थोड़ी वर्किंग करे, थोड़ा सा एक्यूरेट, थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड काम करे, तो मेरे साथ निकल सकती हाँ है हाँ, चीज़ें। डेफिनेटली, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब बाकी अब बात करते हैं चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बीइंग आप इन इस सेक्टर के अंदर हो, आप हो तो गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी तो हम देखते हैं लुट गए, मर गए, टैक्सेस लग गए, तो आप लोग सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का क्या है रुझान, क्या चल रहा है ये आई फ्रॉम थिंक दिस प्लेटफॉर्म? अगर आप कहना चाहिए, या तो अच्छा काम कर रहे हैं, या पॉलिसी में कुछ चेंज होना चाहिए, या फिर वो ठीक है, कुछ तो होगा। okay, so difficult question too, right? I think yes, government can play a much better role. There's no doubt about it. For any other sector, this applies. For poultry sector, it applies, very clearly. We think that generally, जैसे भी हम बात शायद थोड़ी सी बात हुई भी थी, सोयाबीन की कॉस्ट इज़ अ लिटिल हाई, बट इफ़ यू गो टू आवर नेबर्स और नेबरिंग कंट्री और एनी अदर प्लेस, वहाँ पे सोयाबीन की कॉस्ट और वर्सेस हमारी कॉस्ट में क्यों इतना फ़र्क है? गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल टू रिड्यूस दिस कॉस्ट. I will not go into the details, but yes, government knows that they can play a role if they want to. सोयाबीन बाय द वे पाकिस्तान में लग सकती है रिसेंट, अब इस पर काम शुरू भी हो गया, पाकिस्तान में लगनी भी शुरू हो गई कुछ, बट इट्स वेरी मिनिस्क्यूल. आई हैव अ फीलिंग बाय द वे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सोयाबीन इज़ द नेक्स्ट बिग क्रॉप फॉर अस, आई थिंक. So you will see more soybean production in Pakistan. People who start this, cultivating soybean may end up earning really good profits, by the way. क्योंकि बाहर से जो इम्पोर्टेड आ रहा है मामला वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड ड्यूटीज़ भी ज़्यादा हैं. एंड सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज़ कि यस, इसको इनकरेज 10 साल पहले कर देना चाहिए था, 5 साल पहले कर देना चाहिए था, या आप कर लें चलें. एंड सो कॉस्ट को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल. ठीक है, ड्यूटीज़ की जो लेट्स इंसेंटिव्स हैं उसको इस तरह से मैनेज करें कि लेट्स से कि इसकी लोकलाइजेशन हो. एट द सेम टाइम मेरा एज एन एक्सपोर्टर, आई नो आई एम अचीविंग समथिंग विच इज़ अर्निंग लेट्स से फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री. मुझे कुछ उसका एडवांटेज तो मिले विच अप टिल नाउ आई हैवंट बीन एबल टू गेट, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ लेट्स से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की रिडक्शन, इट कुड बी टैरिफ कम हो जाए, टैरिफ कम. ठीक है, तो वो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव्स खास हमें नहीं दिए हैं. अगेन प्रॉब्ली इट्स द बिगिनिंग एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैजंट थॉट अबाउट इट, बट दिस इज अगेन एन एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट कैन हेल्प अस. द प्रॉब्लम दैट generally we face again, which is there, we are probably again when it comes to taxation and all of that, taxation में we feel के there is a lot of room that the government can play, especially those who are paying their taxes by the book. We think that they are being penalized, right? I'm pretty sure a lot of other businesses will also say this, which is के people who are net में आ गए और they are ready to pay the taxes, they are being pushed into the corner rather than कि उनको facilitate ज़्यादा किया जाए.
this is where we think that some role should be played by the government, से कि यार ठीक है यार, ये वाली पार्टी ने इतना कुछ कर लिया है, give them some, cut them some slack. So this अच्छा, is अगर स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो दो चीज़ें जो इतना मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट को, या तो उसके पब्लिक कंपनी या शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, पैसा जनरेट कर लेगी स्टॉक मार्केट में निकाल के, सेकेंडली बैंक के पास जाएगी. जिस तरह आप मुझे बता रहे हो कि बड़ा स्कोप है, दोनों पर्सपेक्टिव में डोमेन में बात करते हैं. पहला ये, अगर कोई बंदा चाहता है कि यार 10 साल बाद अमीर हो जाऊँ, को कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे, तो कितने चांसेस हैं या कितने के स्टॉक चल रहे हैं, अगर आप अगर बात करें, क्योंकि अभी ये राइजिंग है, बूम इसका आना बाकी है. जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं ना कि इतने परसेंट 4G की पेनिट्रेशन 54% हो गई है, जब 100 पे पहुंचेगी तो सारा आपके स्मार्टफोन पे सब कुछ आ जाएगा, पोटेंशियल मौजूद है. सेम लोग अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, सारे कहेंगे हेल्दी अंडे खाने हमने, ठीक है. तो उस टाइम के ऊपर आपकी मार्केट जो स्टॉक की प्राइस है काफ़ी ऊपर चली जाएगी. तो अभी इस पर्सपेक्टिव में भी हम बात करते हैं ज़रा ना. right. So इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ. We are not a public limited company yet. करें ना फिर. आपने आइडिया दिया है. आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. एंड यस, ओके, इन ऑल ऑनेस्टी, यस, यू आर राइट. वी वुड प्रेफर के पब्लिक से हम, लेट्स से प्राइवेट से पब्लिक हो जाए, प्राइवेट से पब्लिक हो जाए, कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज कर सकें, राइट. We, like we were discussing in the beginning, we need more capital to grow, right? And there's one way would be to get that capital from the public market, which is the Pakistan Stock Exchange, right? So yes, this goes two ways, right? Yes, I might get some benefit. How would I? By raising money and expanding my business. The public can also get benefit, like you were saying, that our company will do well in the future, and this stock जो अभी उनको available होगा वो future में ज़्यादा महंगा. मतलब जो मेरी तो बड़ी अच्छी लर्निंग हुई पॉडकास्ट, एक तो 7-8 लाख में बिजनेस कर रहे हैं, और सेकंडली ऐसी कंपनी जो पोल्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, उसके आप जाके शेयर्स खरीदें, आपको 5-10 साल में अच्छा खासा डिविडेंड मिलने वाला है. अच्छा, सेकंडली बैंक का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि नॉर्मली तो बैंक तो बड़े बड़े जो है आपके जाइंट्स हैं उनको जाके बड़े इजीली लोन दे देती होती है, लेकिन जो भी ग्रो कर रहे हैं, जो कि अभी SME के अंदर फॉल करते होते हैं, और इस सेक्टर की ज़्यादा नो हाउ भी नहीं होती है, लोग वही बैठे होते हैं. अभी भी कोई बैंक से आप गाड़ी लेनी है, एक साहब आएंगे, गाड़ी चेक करेंगे कि अच्छा गाड़ी 5 साल पुरानी है, क्या उसकी क्या मालियत है. तो सेम अगर आप लोग जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, क्या बिहेवियर होता है? Yeah, I think this is a huge pain point for us, to be honest. आपने वो दुखती रख पे रख दिया. So basically, again, this is a problem generally in Pakistan, and the businesses that you will talk to, if they are not like the big names, let's say Unilevers and Nestle's, they will say this, which is ke access to capital is not there. When I say capital, I mean both बैंकिंग से डेट लेना या इवन एक्विटीज़ मार्केट की जो भी हम बात कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ठीक है. तो रेजिंग कैपिटल इज़ एन इशू इन पाकिस्तान. अगेन, सिंस आई हैव वर्कड इन बैंक्स, whether it's Pakistan or abroad in US, I can tell you, having worked both here and in US, is that Pakistani banking industry is nowhere close to how it should be. Yes, there are a few good things that have happened over the years within the banking industry. I have to acknowledge that too, which is ke Ishrat Hussain ki zamane ki jo reforms thi, I saw that happening, and we and as a result of that we see a lot of banks flourishing, and these are the good things that have happened, right? But at the same time, privatization तो हो गई, अच्छे banks भी आ गए, but अगेन जो बैंक्स का काम होता है इकोनॉमी में, आर दे डूइंग दैट? बड़ी क्लियरली है कि नो, दे आर नॉट, राइट. ठीक है, जैसे भी आप एम्प्लॉय भी कर रहे हैं, जितना भी वो पैसा है वो गवर्नमेंट को लेंड करके कमा रहे हैं. एवरी वन ऑफ अस नो दिस. तो हल क्या करें यार? नहीं, कोई हल तो भी होगा ना. आई थिंक बैंक्स नीड टू बी, अगेन आई नो दैट स्टेट बैंक इज डूइंग दैट, बट आई थिंक दे नीड टू डू इट मोर, विच इज़ के इट हैज़ टू बी लेड थ्रू द स्टेट बैंक, विच इज़ कि वो लोग जिनको एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है उनको फैसिलिटेट करें और बैंक्स को पुश करें टू डू दैट, राइट. एंड आई डोंट think that enough is being done. Yes, if you talk to someone from State Bank or you talk to someone बैंक का executive, they will say no, ये देख हम ये 10 चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं, but is nowhere close to what needs to be done, and you need to do more, right? So
again, a lot of metrics that you can look at. Credit penetration into the private sector in Pakistan compared to India, compared to Bangladesh. Where are we? Nowhere close. So यानी again imagine कि वो उस तरह की credit की penetration जो let's say बांग्लादेश ने achieve कर ली है, उस तक भी आ जाए ना हम, तो economy यानी will be a very different shape altogether. What I'm trying to get to कि even in the media I see a lot of things being discussed. ये वाला point को मुझे लगता है ज़रा सा हम और discuss करना चाहिए मीडिया में, which is कि यार let's do something about it. क्यों नहीं एक बंदा जो क्या नाम है let's say एक अच्छे small business खड़ा कर गया है 5 साल में, and he has a track record to prove it. Why can't the bank lend them? Why? I mean, what is stopping us from doing that? Actually now comes why is it not happening? Yes, बैंक के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी इंसेंटिव्स हमारे ये हैं, मैं रिस्क फ्री लोन गवर्नमेंट को दे के कमा लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी भी छोटे लेंडर को देने की, या बहुत कम दूंगा मैं. दिस इज वेयर. लेकिन वहाँ पे भी कैप नहीं आ गई, एक खास परसेंटेज है, इससे ज़्यादा आप गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकते हर बैंक के अंदर. अच्छा, यहाँ पे आ गई बड़ी अच्छी बात है, बैंक को उन्होंने गवर्नमेंट को लिमिट किया है करी, कुछ ठीक है. अरसे के अंदर. बट अगेन जो उसके अलावा फिर क्या पैसे किधर जा रहे हैं? इट इज़ गोइंग टू अ लॉट ऑफ द लार्ज प्लेयर्स विद इन द इंडस्ट्री एंड नॉट कमिंग टू द पीपल जहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? अगेन उसके पीछे रीजंस आने शुरू करते हैं. Isn't it easy if I have, let's say, 1 billion rupees as a bank, isn't it easy for me कि मैं एक बंदे को आज वो 1 billion उठा के दे दूँ? ठीक है, इसलिए ईजी है क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर उसकी रिस्क रेटिंग भी कम है, ज़्यादा है, एंड रिस्क इज़ लेस. उसकी बजाय उस 1 बिलियन को मैं 100 लोगों में डिवाइड कर 1000 लोगों में डिवाइड करके दूँ, राइट? तो मेरी एक चैलेंज आ गई, मैं क्यों करूँगा? मैं 1000 लोगों को डिवाइड अपना क्यों इतना पेन लूँ, 1000 लोगों को क्यों दूँ, जब मैं एक बंदे को 1 बिलियन दे के उतना ही रिस्क फ्री भी ज़्यादा होगा, यानी रिस्क लेवल भी कम होगा और मुझे पैसे भी आराम से मिल जाएंगे वापस. तो मेरे लिए एक एफर्ट है एज अ बैंक, मैं क्यों लगाऊंगा? मैं इसलिए लगाऊंगा कि या तो मुझे कोई पुश किया जाए, जो गवर्नमेंट करेगी पुश, या मेरे पास इंसेंटिव्स हो करने के, या मैं अब तीसरी जगह आने वाला हूँ जो आई थिंक इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट इज़ प्रॉब्ली रेवोल्यूशनरी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली, विच इज़ के नॉन बैंकिंग चैनल्स को क्यों नहीं पाकिस्तान एक्टिवेट करता. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लिया देयर इज़ दिस NBFIs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लाइसेंस जो आप ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट लेंडिंग टू पीपल इफ़ यू हैव दैट लाइसेंस. यस, देयर इज़ दैट. इस चैनल को एक्टिवेट अगर हम करते हैं, बैंक के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर सकते. अगेन आई थिंक आई नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग अ पैरेलल सिस्टम, सो टू स्पीक. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एन एवेन्यू वेयर people who are not able to be, let's say, ऑल्टरनेट ऑप्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो. ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या लें चलें. लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक ये काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो बड़े बड़े सेक्टर को तो आपका कमर्शियल बैंक कर रहा होता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक जो आपके हैं, माइक्रो फाइनेंस बहुत लिमिटेड है ना, उनको आपने इतना ज़्यादा लिमिट कर दिया है, उनको अपर कैप पे तो बड़े क्लियरली लिमिट कर दिया. दैट मीन्स कोई भी बंदा, लेट्स से यहाँ पे आप चले जाएं, अगेन कोई ट्रेडर है, ही वांट्स, ओके, एक फार्मर है, उसने एक बड़े स्केल पे काम करना है, 100 एकड़ पे लेट्स से लगाना है, क्या माइक्रो फाइनेंस उसको फाइनेंस कर रहा है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपर कैप से निकल चुका है, वो उसके बाहर. ठीक है, वो जो ग्रे एरिया आता है, जो माइक्रो फाइनेंस से ऊपर, कमर्शियल के नीचे, कमर्शियल के लिए इतना लुक्रेटिव नहीं है क्योंकि उसकी हैंडलिंग और रिस्क वगैरह बढ़ जाएगा, और माइक्रो फाइनेंस के कैप से ऊपर जा रहा है, तो वो उस एरिया को मतलब अभी वहाँ पे मौजूद है अपॉर्चुनिटी. एब्सोल्युटली है. एंड दिस इज अगेन इसमें, अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं कट करूँ, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, न्यूयॉर्क में आपने बैंक में काम किया हुआ है, ठीक है, बाहर क्या बेसिकली आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि बाहर भी माइक्रो फाइनेंस एग्जिस्ट करता है, कमर्शियल एग्जिस्ट करता है, जो इस तरह के बच जाते हैं, वहाँ पे किस तरह से वो कर रहे होते हैं लोन वगैरह? यार वहाँ पे कम्युनिटी बैंक्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ विद इन द रेगुलर बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, विच इज़ कि मैं ठीक है बड़े लेंडर्स को तो दे ही रहा हूँ, बट मैं बड़े बिजनेसेस को तो लेंड कर ही रहा हूँ, मैं छोटे बिजनेसेस को भी कर लेता हूँ. या कम्युनिटी बैंक्स हैं जो छोटे बिजनेसेस को, लोकल बिजनेसेस को लेंड कर रहे हैं. ठीक है, पाकिस्तान में तो आपने लाइसेंस स्टेट बैंक के हाथ में दे दिए हैं, और होने भी स्टेट बैंक के पास ही चाहिए, बट वो लिमिटेड लाइसेंसेज हैं. उसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 23 बिलियन थी कुछ सालों पहले. आई डोंट नो अब कहाँ पे 23 बिलियन जब तक आपके पास नहीं होंगे तो आप बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते.
सो येस, ऑल्टरनेटिव्स आई नो ओवर द ईयर्स पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने निकाले हैं जिसमें डिजिटल बैंकिंग लाइसेंसेस इशू किए हैं कुछ 5 या 6 लोगों को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अभी तक तो वो आए नहीं है सामने, तो मुझे नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस क्या है. द पॉइंट इज़ आई थिंक वी नीड टू थिंक लिटिल डिफरेंटली. वो ठीक है, वो किस लिए लगाए थे, नो वन इज़ डिबेटिंग दैट. वो जो इसको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कह लें कि जी 23 बिलियन थी, वट एवर दैट नंबर वॉज. मैं ये कह रहा हूँ कि थिंक अ लिटिल बिट डिफरेंटली, राइट. आप छोटे कैप पे भी तो कर सकते हैं ना. आप किसी बैंक को ये नहीं इजाज़त दे सकते कि यार आप अपना 100% उठा के 20 ब्रांचेस खोलें और 20 ब्रांचेस के लिए आप इतना कैपिटल आप दे दें हमें, यानी इतना मिनिमम कैपिटल मीट कर लें और आप खोल लें बैंक. पॉसिबल तो है ना. यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू, एक नेशनल लेवल पे स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी मिनिमम कैपिटल की, जो अगेन आई कुड बी रॉन्ग 23 बिलियन थी कुछ एक डेकेड पहले शायद. वो 23 बिलियन का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने उसकी ओनरशिप को, राइट. आप ऐसा क्यों नहीं करते. वो मैं अगेन उस वक्त जो लगाई थी, प्रॉब्ली इट वाज नीड ऑफ द आवर एट दैट टाइम, बट आई थिंक विद टाइम यू शुड हैव चेंज, व्हिच इज़ allow smaller banks to open, allow them to give credit to the people जिनको ज़रूरत है. अगर कोई बंदा 1 बिलियन के साथ अपना बैंक खोल रहा होगा, hypothetically speaking, I'm not saying कि ये नंबर होना चाहिए, बट अगर ये इस पर कोई खोल रहा है तो obviously he would not be able to lend to a large corporation anyway. किसको lend करेगा, छोटे को करेगा ना. So that's what I'm trying to get to, कि यार यानी इस तरह के लिए आप बोलें कि जी मैं इस्लामाबाद के लिए लाइसेंस दे रहा हूँ, मैं सरगोधा के लिए लाइसेंस दे रहा हूँ. हो सकता है ना. हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि उस एरिया के लेके वहाँ की थोड़ी सी अमाउंट को जो है ना फ्लेक्सिबल करते हैं. अगर सरगोधा में खोलना है तो वो अमाउंट 1 बिलियन बजाय आप कम कर दो उसकी. इस्लामाबाद में करनी वो थोड़ी बढ़ा दो, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं. एक अच्छी खासी एक थिंकिंग, एक नया पर्सपेक्टिव है. अच्छा, आपने जिक्र किया कम्युनिटी बैंक के बारे में, इसके बारे में बताएं. ये डिफरेंट होता है कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस से? क्योंकि अगेन कम्युनिटी बैंक इज व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट बाय द वे, कि एक कम्युनिटी के लिए है, एक लेट्स से पर्पस के लिए खुला है. फॉर एग्जांपल एक और एक गवर्नमेंट इसको ऑन कर रहा है, प्राइवेट लोकल गवर्नमेंट बॉडी ओन कर रही होती है, वेदर इट्स सिटी का गवर्नमेंट, वेदर इट्स लेट्स से डिस्ट्रिक्ट और व्हाट एवर, राइट. सो वो ओन कर रही होती है. या लेट्स से फेडरल एम्प्लॉइज यहाँ पे एक एसोसिएशन है. फेडरल एम्प्लॉइज कैन, यानी एक एंटिटी जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड नाउ वो भी खोल सकती है. फॉर एग्जांपल पुलिस की यूनियन है, वो खोल ले. सो दिस इज व्हाट कम्युनिटी बैंकिंग इन अ वे इज. ठीक है, यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ. अब पॉइंट ये है कि जो पुलिस वालों ने बैंक खोला है वो अपने पुलिस वालों को फैसिलिटेट करेंगे. अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है, क्रेडिट यूनियंस हैं उसमें फॉल करते हैं ये कॉन्सेप्ट. बट व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे पुलिस खोल ले बैंक और ये अगेन मुझे ऐसा ना हो कि बाद में मेरे पास लोग आए हैं. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज के डिफरेंट लेवल पे इस पे जाना पड़ेगा. आप बहुत मैक्रो लेवल पे सोच रहे हैं कि एज अ स्टेट बैंक, think about communities, let the communities open their own banks. That's what I think. Again, एक और चीज़ है, जो जिस तरह से बैंक्स लेंड करते हैं ना, उसकी जो पीछे प्रोसेस चलता है. एंड अगेन मैं आजकल पाकिस्तानी बैंकर से ज़्यादा नहीं मिल रहा हूँ, तो प्रॉब्ली आई विल बी सेफ टू से दिस, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो नहीं आएगा, पुश बैक नहीं आएगा. बट द लेंडिंग लेट्स से प्रोसेस, जिसको आप रिस्क मैनेजमेंट कह लें, वो अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे, you might be shocked actually, to be honest. Probably they've improved in the last decade. I hope they have, to be honest. उसको जब इस प्रोसेस जो मैंने यहाँ देखा हुआ था वर्सेस जो यूएस में एग्जिस्ट करता है, या फॉर दैट मैटर आई ended up having colleagues from other countries too. So I've spoken to a lot of people from other, let's say, countries, including Turkey, and a friend of mine from France also. So जब मैं नोट्स एक्सचेंज करता हूँ कि आपकी क्या प्रोसेस है रिस्क मैनेज, वी आर nowhere to close. अब आप जब जाएंगे किसी बैंकर के साथ बैठेंगे या इवन रेगुलेटर के साथ बैठेंगे, वो आपको पास प्रॉब्लम्स रखना शुरू करेगा. एंड यू विल, यानी अगेन कोई भी बंदा जिसने थोड़ा सा भी बाहर काम किया हुआ है, या लेट्स से उस एरिया में काम किया हुआ है बाहर जिसका यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दे विल रियलाइज़ कि यार ये बातें तो सॉल्वेबल हैं. अगर आपने कहीं बाहर नहीं काम किया हुआ, या लेट्स से आपने वो पर्सपेक्टिव नहीं गेन किया जो आपको गेन करना चाहिए था, क्योंकि यू आर रनिंग अ बैंक और यू आर रनिंग अ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना.
ठीक है. एग्जाम्पल, आई वांट टू गिव जस्ट वन एग्जाम्पल, उसके बाद आगे चलते हैं. अगर मैं आज बैंक में जाता हूँ, मी एज ए कंपनी, आई आस्क फॉर लेट्स से a loan. The process they will go through, I'll go to someone who will, who's front office, who will look at my, ask for my historical financials, projected financials and all of that. क्या collateral देंगे. Again, collateral is again पाकिस्तान lending में number 1 चीज़ होता है. ठीक है. Unfortunately अभी सब कुछ पैकेज बनाएंगे जिसको प्रपोजल कहते हैं, और वो आगे सबमिट हो जाएगा. एक रिस्क मैनेजमेंट का बंदा होगा, या लेट्स से जिसको बहुत केसेस में क्रेडिट का बंदा कह रहे हैं, वो वैल्यूएट करता है और आपको एक कमेटी को प्रेजेंट करता है, और वो अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं. ठीक है. अब इस पे क्या हो रहा है कि वो जो बंदा है जिसने जिसको रिस्क का कह लें बंदा, या आई थिंक दैट्स द वर्ड वी शुड, कि रिस्क मैनेजर है. वो रिस्क मैनेजर के पास क्या टूल्स हैं टू एवेल्युएट मी एज अ लेट्स से बिजनेस. यू विल बी सरप्राइज्ड, दे डू नॉट हैव द टूल्स. व्हाट डू आई मीन बाय द टूल्स, राइट? उस पर वन बाय वन बात कर लेते हैं. मैं अगर यही बिज़नेस हूँ और मैं यूएस में जाके लोन लेना चाहूँ, मेरा केस जिस रिस्क मैनेजर के पास जाएगा, मोस्ट लाइकली ही विल बी फ्रॉम दैट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे मुझे अब कर लिया वो चेंज, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट. बट जनरली द रिस्क मैनेजर्स आर पीपल हु हैव वर्कड इन रिस्क ऑल देयर लाइव्स, हैव नो आइडिया ऑफ द रियल लाइफ ऑफ रियल वर्ल्ड, एंड आर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस जो उनके बड़ों ने उनको सिखा दी है. ठीक है. सो उस रिस्क मैनेजर को क्या पता है कि पोल्ट्री की डायनामिक्स क्या है. शायद उसने बिजनेस रिकॉर्डर को पढ़ लिया हो, या कुछ छोटे मोटे नोट्स उसके पास हो, दैट इज़ इट. पर उसके बरक्स मैं लेके जा रहा हूँ एक ऐसे बंदे के पास जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है. ही नोज़ कि यार पोल्ट्री की क्या डायनामिक्स है, और ठक करके पहुँच सकता है कि यार अब ये कर रहे हैं. 2-4 चीज़ें मोटी मोटी है ना, जिसमें जिसको मेरे की सक्सेस फैक्टर्स कह लें, राइट, कि वो क्या क्या है. आप कर रहे हैं ये काम, अच्छा मुझे बता दें आपकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, आप बता दें हम क्या नाम है लेट्स से पर अंडा क्या रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं. टक 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 करके पहुंच के मेरा एक फाइनेंशियल मॉडल मेरे दिखाने से पहले वो बना चुका होगा. एंड he'll say कि यार आपको असल में मेरे हिसाब से तो इतना कमाना चाहिए, आप इतना क्यों कह रहे हैं आप कमा रहे हैं. ये क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, यहाँ पे नहीं आते कभी. आई हैव नेवर गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी बैंक, एंड आई डोंट वांट टू नेम द बैंकर्स, बट द पॉइंट इज कि जिसमें मुझे ये कहा जाए कि ये सर आप पर अंडा क्या रेवेन्यू इतना ही कमा रहे हैं, या लेट्स से आप क्या ये चीज़ कर रहे हैं टू इंश्योर कि आप लेट्स से प्रॉफिटेबल हैं. I've never got those questions. So this makes me think कि अभी भी banking industry needs to improve a lot, and जो risk management की practices and need to improve a lot. I can go into a lot of detail because I've worked in this for more than a decade, whether it's in Pakistan or abroad. Risk management practices in Pakistan need to improve, period. सर ज़बरदस्त किस्म का आपने नॉलेज मुझे दिया है, और मैं ख़ुद परेशान हो गया हूँ कि अच्छा ये सवाल अगर होंगे तो अल्टीमेटली शो करेगा बैंक कितना आपका अच्छा काम कर रहा है, कितना एक्यूरेट, कितना डिलीजेंटली काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस खुद इंप्रूव हो जाएगी. तो अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम, पूरा वैल्यू चेन बन रहा है जहाँ पे हमें हर चीज़ को फिक्स करना है, तो अल्टीमेट चीज़ें ठीक हो जाएंगी. और जो मुझे समझ आता है ना, हर कोई अपने साइलों में काम कर रहा है. गवर्नमेंट आती है, एक को ठीक करती है, लेकिन वो वैल्यू चेन ही देखती होती है. यार ये इसके साथ क्या चीज़ें एसोसिएट है ताकि उसको इम्प्रूव करे, ताकि अल्टीमेटली सारा का सारा इम्प्रूव हो जाए आपका. कि हमने पूरी अंडों की बात तो कर ली, ठीक है. टेक्नोलॉजी हर जगह पे आपकी आ रही है, ठीक है, इम्प्रूव करते जा रही है. तो आप इस स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन को कैसा देखते होते हो, और साथ में कितना गेम चेंजर होगा ये? आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक लाइक इन एनी इंडस्ट्री इसमें भी बहुत स्कोप है टेक्नोलॉजी का. और क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं? फीड पे तो आप कुछ नहीं कर सकते. अल्टीमेटली वो क्या चीज़ें हैं जो कि मुर्गियों से इंट्रैक्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी का? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद टेक्नोलॉजी का रोल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बट द फैक्ट इज़ कि है, अभी भी एग्जिस्ट करता है बहुत बड़ा रोल. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ इवन बेटर रोल, और लेट्स से अ बिगर रोल. ठीक है. फुली कंट्रोल्ड शेड का मतलब, यानी जब आप इवन आर शेड्स आर, वी कॉल देम फुली ऑटोमेटेड शेड्स, विच मीन्स दैट उसकी फीड इज ऑटोमेटेड, उसकी लेट्स से टेम्परेचर इज ऑटोमेटेड, इट्स नेम इट, थिंग्स आर ऑटोमेटेड. यानी कि अगर मैं उस फार्म को, इतनी चिकन्स हैं, यानी एक फार्म में लेट्स से हमारी 100,000 बर्ड्स हैं, उसको मैं बंद कर दूं
और मैं घर चला जाऊँ, तो एक्चुअली इट इज़ ऑटोमेटेड टू मैनेज द चिकन ऑन इट्स ओन, जिसमें फीड ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी, टेम्परेचर खुद कंट्रोल हो जाएगा, पानी उसको मिल जाएगा, उसकी ड्रॉपिंग्स यानी कि मैन्योर ऑटोमेटेड तरीके से बाहर निकल जाएंगी शेड से, उसकी एग कलेक्ट होकर खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, right? So all of those things, right? So they have sensors that help them help the shed control the temperature and all that. Now, where can technology play a better role? One area जहाँ पे by the way एक पाकिस्तानी startup है, उसका नाम है पोल्टा, वो ऑपरेट भी कर रही है, एंड दे गॉट फंडिंग आई थिंक फ्रॉम इसमें यूएस में किसी वेंचर कैपिटल फर्म के थ्रू. I've spoken to one of their people, and I found them really smart. So what they are working on is how to gauge the health of the bird in a way कि आपको time extra मिल जाए. Example, right? If you can, there are a lot of signs that if sensors आप ऐसे लगा सकते हैं to figure out कि chicken की health क्या है. One by one चलते पड़ते हैं. For example, the voice of the sound that the chicken makes actually, right? The let's say the movement of the chicken. So if you have sensors that can tell you कि chicken की health क्या है. For example, अगर आप as a person बात कर लें, human, जब आप बुखार में तो आप डाउन है ना, राइट? सो अगर आपको कोई विजुअली देख के बता सकता है या कोई विजुअली जज कर सकता है, तो आप बड़े आराम से प्रिवेंटिव काम किया जा सकता है, या आपको मेडिसिन कोई दे देगा. चिकन तो नहीं खुद जाके मेडिसिन ले सकती, यू हैव टू गिव इट टू हिम, राइट? यू गिव इट टू द चिकन. एंड नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट hundreds of thousands of birds, you cannot look at each and every chicken individually. This is where technology comes in, कि यार किस तरह से आप उसकी लेट्स से डिजीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, या उसकी हेल्थ को जल्दी से जल्दी पकड़ लें. देन देयर इज़ ऑब्वियसली उसकी जो मैन्योर आती है, अगेन जैसे हमारा कभी होता है कुछ मसला होता है तो स्टूल टेस्ट हो जाते हैं. सो इसलिए इसी तरह से बर्ड की भी ड्रॉपिंग्स को स्टडी कर और किया जा सकता है, एंड फॉरन रिजल्ट्स पे पहुंचा जा सकता है इन अ way, and technology can play a role in this too. So the point I'm trying to get to is कि this is an area जहाँ पे by the way काम हो भी रहा है बहुत around the world, and like I said again एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट है. हमारी पॉडकास्ट के अंदर ना 3-4 हमने आइडिया दे दिए यार, ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, और आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो. अब मुर्गियों पे हो रहा है, कुछ और पकड़ के आप कर लो यार. एब्सोल्युटली. यानी आप डेयरी काउस पे बात कर लो, डेयरी काउस के ऊपर बाय द वे ये हो भी रहा है, एंड अब तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इसको मेगा फार्म्स कह रहे हैं हम, एग्जिस्ट करते हैं. इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस, यानी स्पेसिफिकली डेयरी काउस पे, दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर इट, राइट? कि आप उसके कान के ऊपर सेंसर लगा दो काऊ को, और काऊ somehow उसका टेम्परेचर पहले से आपको पता चल जाए, उसकी वाइटल साइंस आपको पहले से मिल जाए. सो प्रॉब्ली यू कैन एंटिसिपेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बड़े मज़े के मुझे मतलब बड़े फ्रूटफुल डिस्कशन रही है. दिल नहीं कर रहा रैप अप करने का, लेकिन टाइम इतना हो गया, हमें करना चाहिए मेरे ख्याल से. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बड़े मज़े की गुफ्तगू रही, स्पेशली कि कितने बजट में आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस. टेक्नोलॉजी का जो हम समझते थे और यूजेज देखें ना, बड़े सिंपल से, मूवमेंट, उसका टेम्परेचर चेक करना, वाइटल साइंस लेना, उसके मेन्योर से जो भी आपने आगे प्रोसेस करना है, ये चीज़ें. फिर जो फ्री आपने कहा था, फ्री रेंज चिकन 40-50% प्रीमियम में बाहर जाके बेच सकते हैं. मतलब बड़े मज़े की गुफ्तगू रही. और फिर बैंकिंग के ऊपर जो आपने जो वहाँ पे इनलाइटन हमें किया, कम्युनिटी बैंक एग्जिस्ट करता होता है, क्या मसले हैं. आई होप कि बड़े मज़े की गुफ्तगू ऑडियंस को पसंद आएगी. और अगर आपने इस तरह की और गुफ्तगू देखनी है, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.